Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher, and today we will discuss about the critical angle and total internal reflection. तो critical angles क्या होता है या फिर total internal reflection क्या होता है, ये आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. So now let us consider we have a two separation of medium. एक डेंसर मीडियम है और एक रेयर मीडियम है. ये डेंसर है और ये रेयर मीडियम है. तो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा है कि जब भी कोई लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो क्या करता है वो अपने पाथ से हल्का सा डिस्पर्स होती है, यानी कि अपने पाथ से बैंड हो जाती है, और वो डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, राइट. और किस तरफ बैंड होगी या क्यों बैंड होती है ये डिपेंड करता है कि क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो स्पीड है किसी मीडियम में मूव करने की वो वेलोसिटी चेंज होती है, तो इस वजह से ये उसमें ये अपने पाथ से हल्का सा बैंड होते हैं. लेट अस कंसीडर एक इंसिडेंट रे है जो इंसिडेंट पॉइंट P पर आती है. तो इस पॉइंट पे सबसे पहले हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. अब नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद अब ये डेंसर टू रेयर जा रही है तो ये नॉर्मल से ऑलवेज दूर जाएगी और ये नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा दैट इज I, और नॉर्मल से ये जो एंगल होगा दैट इज R, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल. सो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम इफ वी इंक्रीज द इंसिडेंट एंगल, अगर हम इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करेंगे तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी इंक्रीज होगा कंटिन्यूसली. सो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अगर हम इंसिडेंट एंगल को इतना इंक्रीज कर दें कि वो नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ ही चली जाए, नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है. तो इस केस में यहाँ रिफ्लेक्टेड एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर, एंड दैट वाज द इंसिडेंट एंगल I. देन द इंसिडेंट एंगल I इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल C, राइट. दैट वाज द सिचुएशन. तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, किसी डेंसर मीडियम के लिए वो इंसिडेंट एंगल जिसके लिए रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री हो, वो कंडीशन क्या कहलाती है, क्रिटिकल कंडीशन कहलाती है. और ये एंगल जो इंसिडेंट एंगल है वो क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है. अब नेक्स्ट पॉइंट, इफ वी इंक्रीज इफ वी अगेन इंक्रीज द इंसिडेंट एंगल, अगर हम इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा बना दें तो क्या होगा, इन दैट केस जो लाइट रेस है वो दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट होने की बजाय क्या होगी, ये उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी विद द सेम एंगल. ये इंसिडेंट एंगल है I और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है R. तो इस कंडीशन को ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह एक्ट करेगा. हालांकि ये है रिफ्रैक्टेड सरफेस जिसमें कि लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा सकती है, लेकिन इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होने की वजह से लाइट रेज उसी मीडियम में वापस आ जाती है और यही कंडीशन हमारी कहलाती है दैट इज TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. क्लियर. तो फिर से एक बार समझते हैं. फर्स्ट सिचुएशन हमने ली जहां पर इंसिडेंट एंगल इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल C, ठीक है. और अगर इंसिडेंट एंगल दैट इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल एंड दैट वाज द कंडीशन द इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. तो इससे मैं ये समझाना चाहता हूं आपको कि जो अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो लाइट रेज रिफ्रैक्ट होगी. अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो लाइट रेज 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट होगी और यानी कि वो जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो 90 डिग्री होगा, क्लियर. और अगर इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल देन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड द लाइट रेज come back and we can say that the light rays reflected back in the same medium, so this known as the total internal reflection. इस केस में
क्रिटिकल एंगल को डिफाइन अगर हम करें तो वो इंसिडेंट एंगल जिसके लिए रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री है क्या कहलाता है? क्रिटिकल एंगल कहलाता है। और अगर क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम रिलेशन निकालें तो रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल C एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N। अब ये लाइट रे डेंसर टू रेयर में जा रही हैं, तो इस कंडीशन में हमें डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। देन वी कैन से दैट देयर इज साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू 1 अपॉन N। ठीक है, ये इक्वल होता है N के, और हमें फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द 1 अपॉन N। क्लियर? तो हम इसे 1 अपॉन N लिख सकते हैं। इफ I इज इक्वल टू C देन R इज इक्वल टू 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। सो अगर I इज इक्वल टू C हो जाए, ठीक है, तो R की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री होगी। इज दैट मीन्स कि साइन C अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू 1 अपॉन N। साइन 90 1 होता है, सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ साइन C इज इक्वल टू 1 अपॉन N। दैट इज द रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, कि अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तो लाइट रेज उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। दिस इज नोन एज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के काफ़ी एप्लीकेशन हैं। इसमें सबसे पहले है ऑप्टिकल फाइबर, राइट, मिराज, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म एंड ऑप्टिकल फाइबर हो गया। तो इस तरह से एंड ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, यानी कि जो चमकना है डायमंड का, वो भी इसका ही एक एप्लीकेशन है। डायमंड सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसर माना जाता है, और डायमंड की जो क्रिटिकल एंगल है, या हम कहें जो सबसे पहले हम बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका 2.5 के करीब होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ज़्यादा होने की वजह से जो क्रिटिकल एंगल है उसके लिए वो बहुत कम होता है, नियर अबाउट 18 डिग्री। तो इस केस में जो क्रिटिकल एंगल है उसे कम होने की वजह से उसमें जितनी भी लाइट रेज जाती हैं, ठीक है, वो वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती हैं, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन को ये फॉलो करता है। इसलिए डायमंड हमें ज़्यादा चमकता है, क्योंकि हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है जब हम किसी डायमंड की तरफ देखते हैं। जो लाइट रेज आ रही है वो तो आ ही रही है, लेकिन उससे रिफ्लेक्ट होकर ज़्यादा आती हैं, तो इसलिए हमें डायमंड ज़्यादा चमकता है। सेम एज मिराज, आपने गर्मियों में देखा होगा, राइट। क्या होता है, अगर कोई पेड़ है इस कंडीशन में, ठीक है, और यहाँ पर अभी गर्मियों में क्या होता है कि जो सरफेस की एयर होती है वो गर्म होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो लेयर जो है, एयर की जो लेयर है वो ठंडी होती चली जाती हैं, और जो हॉट एयर है वो रेयर मीडियम मानी जाती है, और जो आपकी कोल्ड एयर है यानी कि ठंडी एयर जो है वो क्या है, वो डेंसर है। इस केस में ऐसा मान सकते हैं क्योंकि जो हॉट एयर होती है उसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे मूव करते हैं और एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हैं, तो इसलिए जो हॉट एयर है वो रेयर मीडियम है। इन दैट केस जो भी लाइट रेज यहाँ से नीचे की तरफ आती है तो मल्टीपल ऑफ लेयर्स की वजह से ये कंटिन्यूसली क्या होगी, रिफ्लेक्ट होती जाएगी, लाइक दैट, राइट। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये रेज इस पॉइंट में रिफ्लेक्ट होने की बजाय रिफ्रैक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूसली इंसिडेंट एंगल इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर अगर हम यहाँ से खड़े हुए इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इस कंडीशन में जो पेड़ है उसकी इमेज उल्टी दिखाई देगी, यानी कि हमें ये सरफेस के अंदर दिखाई देगा। इस तरह से हम इस पेड़ की इमेज को नीचे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे दिखाई दे सकते हैं, तो इस चीज़ को कहते हैं मिराज, राइट।
और ये कंडीशन आपको रेगिस्तान में या फिर लॉन्ग हाईवे पे गर्मियों के दिनों में ये आपको दिखाई देता है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल फाइबर्स वो डेंसर मीडियम्स होते हैं जिनके थ्रू लाइट रेज बाहर ही नहीं आती और लाइट रेज अंदर ही इंटरनली रिफ्लेक्ट होके मूव करते रहती है। जैसे कि अगर ये कोई फाइबर है, इस केस में ये एक डेंसर है, तो इस केस में जो लाइट रेज इसमें मूव करेगी वो इंटरनली रिफ्लेक्ट होके वो दूसरी तरफ वापस आ जाती है। दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर, राइट। सो ये थी कुछ एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड दैट वाज द कंडीशन फॉर critical angle also, and that was the relation between the critical angle and refractive index. So please note down it, and if you have any problem then you can ask to me. Thank you.